उसी शाम अरमान अपने प्राइवेट ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर रखी वही पुरानी जेब घड़ी उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। उसने घड़ी खोली, अंदर एक छोटी सी तस्वीर छिपी हुई थी। तस्वीर देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसमें अरमान, करण, राघव और एक चौथा लड़का था। उस चौथे लड़के का चेहरा आधा फटा हुआ था। अरमान ने धीरे से कहा, ये आर्यन। उसी समय आध्या कमरे में आई। आपने मुझे बुलाया था। अरमान ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। आध्या तस्वीर देखते ही चौंक गई। ये लड़का, मैंने इसे कॉलेज में देखा था, लेकिन एक दिन अचानक ये गायब हो गया था। विवान तुरंत बोला, सर, मैंने इस नाम की जानकारी निकलवाई है। आर्यन मल्होत्रा 5 साल पहले आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित किया गया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी कबीर तेजी से अंदर आया। अरमान, अभी अभी खबर मिली है, आर्यन जिंदा है। अरमान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या? कबीर ने एक फाइल टेबल पर रखी। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई है और वो मुंबई की फ्लाइट से आया है। अरमान ने फाइल बंद कर दी। मतलब अब खेल का नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। ... उधर रात के अंधेरे में एक आलीशान बंगले के अंदर एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टीवी पर अरमान की खबर देखी और हल्का सा मुस्कुराया। तभी राघव अंदर आया। सर, अरमान को पहला सुराग मिल चुका है। वह आदमी धीरे से बोला, यही तो मैं चाहता था। शिकार को कभी सीधे नहीं मारते, पहले उसे उम्मीद देते हैं। उसने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई। कैमरा उसके चेहरे तक पहुंचने ही वाला था कि उसने फिर से अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, अब समय आ गया है अरमान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का। राघव ने सिर झुका दिया। जी बॉस। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि बंगले के बाहर बारिश में भीगा हुआ एक शख्स उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर चुका था। वह शख्स और कोई नहीं, कबीर था। बारिश लगातार हो रही थी। कबीर बंगले की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। उसके मोबाइल में पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चर्रा, आवाज सुनते ही अंदर बैठे राघव ने सिर घुमा दिया। कौन है वहाँ? 2 गुंडे तुरंत बाहर दौड़ पड़े। कबीर ने बिना देर किए दौड़ लगा दी। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी थी। गुंडे उसके पीछे थे। एक गुंडे ने गोली चलाई। धाएं! गोली कबीर के कान के पास से निकल गई। वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंचा और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। ... रात 11 बजे सिंघनिया मेंशन। अरमान और आध्या अभी भी जाग रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुला। कबीर अंदर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, माथे पर हल्की चोट लगी थी। कबीर। अरमान तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। ये हालत कैसे हुई? कबीर ने सांस संभालते हुए अपना मोबाइल अरमान के हाथ में दे दिया। पहले ये वीडियो देखो। अरमान ने वीडियो चलाया। वीडियो में राघव साफ दिखाई दे रहा था और उसके साथ वही रहस्यमय आदमी। हालांकि उसका चेहरा अब भी पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो खत्म होते ही आध्या ने अचानक कहा, रुको, ये आवाज। अरमान ने उसकी तरफ देखा। तुम पहचानती हो? आध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है, लेकिन कहाँ? वह याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर देवेंद्र मेहरा। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। अरमान अवाक रह गया। क्या? आध्या ने कांपती आवाज में कहा। करण की मौत के बाद सबसे पहले उसी आदमी ने मुझे दोषी ठहराया था और उसी ने कॉलेज से मुझे निकालने का फैसला सुनाया था। अरमान की मुट्ठियां कस गईं। मतलब राघव अकेला नहीं था, देवेंद्र मेहरा भी उसी साजिश का हिस्सा था। तभी विवान घबराया हुआ अंदर भागता हुआ आया। सर, बहुत बड़ी खबर है। देवेंद्र मेहरा आज रात देश छोड़कर भागने वाला है। अरमान ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी कार की चाबी उठाई।
उसने आध्या की तरफ देखा। इस बार बीते 5 साल का हर सच सामने आएगा। चारों तेजी से मैंशन से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके रास्ते में एक और जानलेवा जाल बिछाया जा चुका था। रात 1:15 बजे आरमान की कार तेज रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। आगे आरमान ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में आध्या बैठी थी। पीछे कबीर और विवान थे। चारों की नजर सिर्फ एक ही लक्ष्य पर थी, देवेंद्र मेहरा। तभी विवान के फोन पर एक मैसेज आया। उसका चेहरा अचानक उतर गया। सर, एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे पर एक्सीडेंट दिखाकर पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अरमान समझ गया, ये एक्सीडेंट नहीं, हमें रोकने की चाल है। उसने तुरंत कार दूसरी सड़क की ओर मोड़ दी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद पीछे से 3 काली एसयूवी तेजी से उनकी कार का पीछा करने लगी। सर, हमारा पीछा हो रहा है, कबीर चिल्लाया। अरमान ने रियर व्यू मिरर में देखा। सब लोग सीट बेल्ट बांध लो। अगले ही पल एक एसयूवी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। धड़म, कार सड़क पर फिसल गई। आध्या का सिर खिड़की से टकराते टकराते बचा। अरमान ने किसी तरह कार संभाल ली। नीचे झुको। तभी पीछे वाली गाड़ी से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। धाएं, 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 कार के शीशे टूटने लगे। अरमान ने कार एक पुराने गोदाम के अंदर घुसा दी। चारों तुरंत बाहर निकल गए। गुंडों ने पूरे गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। उनका लीडर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर काला मास्क था। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, यहीं तक का सफर था। अरमान ने आध्या को अपने पीछे कर लिया। जो करना है मुझसे करो, उसे छोड़ दो। मास्क पहने आदमी ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसे देखते ही अरमान की आंखें फैल गईं। तुम? आध्या भी हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, आर्यन मल्होत्रा था, जिसे 5 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। आर्यन मुस्कुराया, हाँ अरमान, मैं जिंदा हूँ, और इस पूरी कहानी की शुरुआत भी मैंने ही की थी। पूरा गोदाम सन्नाटे में डूब गया। अरमान ने गुस्से से पूछा, लेकिन क्यों? आर्यन की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में नफरत भर गई। क्योंकि जिसे तुम हादसा समझते रहे, उस रात मेरी बहन भी मरी थी, और उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा दोस्त करण था। ये सुनकर अरमान और आध्या दोनों स्तब्ध रह गए। 5 साल पुरानी कहानी अब एक बिल्कुल नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गोदाम में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अरमान ने अविश्वास से आर्यन की तरफ देखा। ये झूठ है, करण ऐसा कभी नहीं कर सकता। आर्यन की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ था। हर अपराधी के अपने लोग उसे अच्छा ही समझते हैं। उसने जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसमें उस रात का सच है, लेकिन सच देखने का हक तुम्हें अभी नहीं मिला। इतना कहकर उसने पेन ड्राइव हवा में उछाल दिया। अरमान ने उसे पकड़ लिया। उसी पल गोदाम की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। धाएं, एक गोली चली, फिर दूसरी, तीसरी। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अरमान ने आध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे रहना। कबीर और विवान भी जवाबी हमला करते हुए आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद अचानक गोदाम में इमरजेंसी लाइटें जल उठीं। लेकिन आर्यन गायब था। उसके सारे आदमी भी वहां से निकल चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे छूट गई थी, वही पेन ड्राइव। ... सिंघानिया मेंशन। रात के 3 बजे चारों लोग स्टडी रूम में बैठे थे। अरमान ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया। वीडियो चलने लगा। वीडियो में 5 साल पुरानी कॉलेज पार्टी दिखाई दे रही थी। करण, आध्या, राघव और कई छात्र वहां मौजूद थे। वीडियो आगे बढ़ा। अचानक एक लड़की सीढ़ियों से गिरती दिखाई दी। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। आर्यन की बहन रिया मल्होत्रा। लेकिन वीडियो ठीक उसी समय रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद एक संदेश उभरा, अगर बाकी सच जानना है तो कल रात 10 बजे पुरानी क्लिफ रोड पर अकेले आना। पुलिस या किसी तीसरे को साथ लाए तो वीडियो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आध्या ने धीरे से कहा,
ये जाल भी हो सकता है। अरमान ने स्क्रीन बंद कर दी। मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी सावित्री जी कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थीं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, इतने साल बाद भी क्या वो राज आज सामने आ ही जाएगा। अगली रात घड़ी में ठीक 10 बजे थे। अरमान अपनी कार लेकर अकेला पुरानी क्लिफ रोड पर पहुंचा। चारों तरफ घना जंगल, तेज हवा और नीचे गहरी खाई। वहां पहले से ही एक काली एसयूवी खड़ी थी। आर्यन कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। उसने बिना कुछ कहे लैपटॉप अरमान की तरफ बढ़ा दिया। आज तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। अरमान ने वीडियो चलाया। इस बार वीडियो वहीं से शुरू हुआ जहां पिछली बार रुका था। रिया सीढ़ियों से गिरी, लेकिन उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। वो खुद पीछे हटते समय फिसल गई थी। अरमान ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वीडियो का दूसरा एंगल सामने आया। रिया गिरने के बाद जिंदा थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और रिया का गला दबा दिया। रिया तड़पती रही। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। अरमान के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी 5 साल से यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। राघव सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड वही नकाबपोश आदमी है। उसने करण को भी मरवाया, रिया को भी, और आध्या को फंसाया। अरमान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। टक टक टक। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद लोग थे। वो मुस्कुराया। बहुत अच्छा, आखिर तुम दोनों सच के इतने करीब पहुंच ही गए। अरमान ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। चेहरा देखते ही अरमान और आर्यन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकल, वो कोई और नहीं, विक्रम सिंघानिया था, अरमान के चाचा, जो पिछले 10 साल से विदेश में रहने की बात कहकर गायब थे। विक्रम जोर से हंस पड़ा। हाँ अरमान, मैं जिंदा हूँ, और इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी भी मैं ही हूँ। अरमान की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया। लेकिन अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि मुझे सिर्फ सिंघानिया साम्राज्य चाहिए था, और उसके लिए तुम सबका बर्बाद होना जरूरी था। पहली बार पूरी कहानी का असली विलेन सबके सामने आ चुका था। विक्रम सिंघानिया की बात सुनकर अरमान की मुट्ठियां कस गईं। सिर्फ दौलत के लिए तुमने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम हंस पड़ा। दौलत, सत्ता और ताकत, इनके सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। आर्यन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मेरी बहन रिया को मारा, तुमने करण की हत्या करवाई और आध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम ने ताली बजाई। अचानक दर्जनों हथियारबंद लोग चारों तरफ से बाहर आ गए। अरमान और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों पहले दुश्मन थे, लेकिन आज उनका दुश्मन एक था। अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पुरानी दुश्मनी बाद में, पहले इस शैतान को रोकते हैं। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। दोनों एक साथ विक्रम के आदमियों पर टूट पड़े। चारों तरफ गोलियों की आवाज, मूंखे, चीखें और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आध्या, कबीर, विवान और पुलिस भी वहां पहुंच गए। दरअसल आध्या ने अरमान की कार में एक छोटा GPS ट्रैकर पहले ही लगा दिया था। उसे अंदाजा था कि अरमान अकेले जाएगा। गोलीबारी और तेज हो गई। विक्रम भागने लगा। आध्या ने उसे देख लिया। अरमान, वो भाग रहा है। अरमान पूरी रफ्तार से विक्रम के पीछे दौड़ा। विक्रम पहाड़ी के किनारे पहुंच गया। पीछे गहरी खाई थी। उसने बंदूक अरमान की तरफ तान दी। एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अरमान रुका नहीं। आज तुम्हारा खेल खत्म है। विक्रम ने ट्रिगर दबाया। धाएं, लेकिन उसी क्षण आर्यन बीच में आ गया। गोली उसके कंधे में लगी।
अरमान ने मौका देखकर विक्रम पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड की जबरदस्त हाथापाई के बाद अरमान ने विक्रम के हाथ से बंदूक छीन ली। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने विक्रम को हथकड़ी लगा दी। विक्रम जोर जोर से हंस रहा था। तुम सोचते हो मुझे पकड़कर जीत गए? उसने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा। असल खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये कहकर उसने अपनी घड़ी का एक छिपा हुआ बटन दबा दिया। अचानक पूरी पहाड़ी जोर से कांपने लगी। धड़ाम, पहाड़ के अंदर कहीं एक बड़ा विस्फोट हुआ। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। विवान चिल्लाया, सर, पूरे पहाड़ में बम लगाए गए हैं। और पहाड़ी की चट्टानें तेजी से नीचे गिरने लगीं। तेज धमाकों से पूरी पहाड़ी हिलने लगी। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सब लोग पीछे हटो, इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाए। पुलिस तुरंत लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने लगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी चट्टान आध्या की तरफ गिरने लगी। आध्या, अरमान पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उसने आध्या को अपनी बाहों में लेकर एक तरफ धक्का दिया। धड़ाम, चट्टान उनके बिल्कुल पास आकर गिरी। दोनों बाल बाल बच गए। आध्या ने डर के मारे अरमान को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आपको फिर से खोने वाली थी। अरमान ने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी विवान दौड़ता हुआ आया। सर, बम का टाइमर अभी भी चल रहा है। अगर 5 मिनट के अंदर इसे बंद नहीं किया तो पूरी पहाड़ी उड़ जाएगी। अरमान ने बिना देर किए पूछा। कंट्रोल कहाँ है? विवान ने दूर पहाड़ी के अंदर बने एक पुराने बंकर की तरफ इशारा किया। वहीं कबीर तुरंत बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरमान ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं वापस न आऊँ तो आध्या का ख्याल रखना। ये सुनते ही आध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत कीजिए, इस बार मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरमान ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हम साथ आए थे तो साथ ही लौटेंगे। दोनों हाथों में हाथ डाले तेजी से बनकर की ओर दौड़ पड़े। पीछे कबीर, विवान और पुलिस भी उनके साथ थे। उधर हथकड़ी में बंधा विक्रम सिंघानिया अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम लोग देर कर चुके हो, क्योंकि ये सिर्फ एक बम नहीं, पूरे शहर को तबाह करने की शुरुआत है। उसकी बात सुनकर अरमान एक पल के लिए रुक गया। अगर विक्रम सच कह रहा था तो अब दांव पर सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे शहर की जिंदगी थी। अरमान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह आध्या, कबीर और विवान बनकर के अंदर दौड़ पड़े। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर लाल रंग की चेतावनी लाइटें जल रही थीं। हर 2 सेकंड में एक आवाज गूंज रही थी, बीप बीप बीप। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आवाज और तेज होती जा रही थी। आखिरकार वे एक विशाल कंट्रोल रूम में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक डिजिटल टाइमर चमक रहा था। 3:12, 3 मिनट 12 सेकंड। बस इतना ही समय बचा था। विवान घबराकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर, ये सिस्टम बहुत एडवांस है। पासवर्ड के बिना बम बंद नहीं होगा। अरमान ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। पासवर्ड क्या है? उसी समय स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। विक्रम का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सामने आ गया। वह हंस रहा था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बम बंद करने के लिए सिर्फ एक पासवर्ड चाहिए। लेकिन 3 गलत कोशिशों के बाद टाइमर सीधे 30 सेकंड पर आ जाएगा। वीडियो बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, अब क्या करें? तभी आध्या की नज़र कंट्रोल पैनल के नीचे रखी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसने फोटो उठाई। उसमें विक्रम, अरमान के पिता और एक छोटा सा बच्चा था। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, जिस दिन सब शुरू हुआ, 14 जुलाई। आध्या की आंखों में चमक आ गई। अरमान, शायद यही पासवर्ड है। विवान ने तुरंत 1407 टाइप किया। गलत पासवर्ड।
टाइमर 2:15। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अरमान ने आंखें बंद कर लीं। उसे बचपन की एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, हमारे परिवार की असली शुरुआत एक तारीख से नहीं, एक नाम से हुई थी। अचानक अरमान की आंखें खुल गईं। पासवर्ड तारीख नहीं, दादाजी की कंपनी का पहला नाम है। विवान ने तुरंत वह नाम टाइप किया। एक्सेस डिनाइड। टाइमर 1:08। अब सिर्फ एक मौका बचा था। कमरे में खामोशी छा गई। हर किसी की सांसें थम गईं। तभी नैना, जो पुलिस के साथ वहां पहुंची थी, दौड़ते हुए अंदर आई। उसने जोर से कहा, रुको, मुझे पासवर्ड पता है। सभी की नजरें नैना पर टिक गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, 5 साल तक कैद में। विक्रम हर रात एक ही नाम बड़बड़ाता था, आर्या। वो उसकी बेटी का नाम था, जिसकी मौत के लिए वह पूरी दुनिया को दोष देता था। विवान ने कांपते हाथों से पासवर्ड टाइप किया, आर्या। पूरे कमरे में एक लंबी बीप गूंजी। स्क्रीन पर हरे रंग के अक्षर चमके, एक्सेस ग्रांटेड। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, बम बंद नहीं किया जा सकता, अब सिर्फ मैनुअल डिसआर्म बाकी है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को कंट्रोल चैम्बर के अंदर जाना होगा और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होगा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अरमान ने धीरे धीरे उस स्टील के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। नहीं, आध्या दौड़कर अरमान के सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथों से अरमान का रास्ता रोक लिया। आप अंदर नहीं जाएंगे। अरमान ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं नहीं गया तो हजारों लोग मर सकते हैं। आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे किसी और की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। अरमान ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। यही वजह है कि मुझे जाना होगा। कबीर आगे बढ़ा। नहीं अरमान, मैं जाऊंगा। विवान भी बोला, सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इस बार हमें करने दीजिए। अरमान ने दोनों को रोक दिया। ये मेरी लड़ाई है और इसका अंत भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर वह स्टील के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा। हथकड़ी में बंधा विक्रम पुलिस वालों को धक्का देकर भागता हुआ कंट्रोल रूम तक पहुंच गया था। वह जोर जोर से हंस रहा था। तुम लोग अभी भी नहीं समझे, ये बम मेरी मौत के बाद भी फटेगा। उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाल लिया। इंस्पेक्टर चिल्लाए, रिमोट नीचे फेंको। लेकिन विक्रम ने बटन दबा दिया। बीप। पूरे कंट्रोल रूम की लाइटें लाल हो गईं। स्क्रीन पर नया टाइमर शुरू हो गया। रात के 12:59। सिर्फ 59 सेकंड। अब किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था। तभी आर्यन दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने एक नज़र टाइमर पर डाली और बिना कुछ कहे विक्रम पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। रिमोट दूर जाकर फिसल गया। अरमान ने तुरंत रिमोट उठा लिया। विवान चिल्लाया, सर, रिमोट से बाहरी ब्लास्ट रुक गया है, लेकिन अंदर का रिएक्टर अभी भी एक्टिव है। टाइमर रात के 12:41। अरमान ने आध्या की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिलते ही जैसे समय थम गया। आध्या ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मुझे छोड़कर मत जाइए। अरमान ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और पहली बार सबके सामने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। मैंने तुमसे वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तभी नैना ने कंट्रोल पैनल के नीचे एक और लीवर देखा। वह जोर से चिल्लाए, रुको, यहाँ लिखा है इमरजेंसी डुअल ओवरराइड। इस सिस्टम को एक नहीं, 2 लोग मिलकर बंद कर सकते हैं। पूरा कमरा एक बार फिर उम्मीद से भर गया। लेकिन टाइमर पर अब सिर्फ रात के 12:28 बचे थे। टाइमर रात के 12:28। पूरा कंट्रोल रूम सायरन की आवाज से गूंज रहा था। नैना ने कंट्रोल पैनल को ध्यान से देखा। उस पर साफ लिखा था, डुअल ओवरराइड सक्रिय करने के लिए 2 लोगों की बायोमेट्रिक पहचान आवश्यक है। विवान घबराकर बोला, लेकिन किसकी? उसी समय स्क्रीन पर 2 नाम चमके, विक्रम सिंघानिया, आर्यन मल्होत्रा।
सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन हैरान रह गया। मेरा नाम? विक्रम जोर से हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? विक्रम धीरे धीरे बोला। तुम मेरे बेटे हो। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। आर्यन की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और तुम्हें मल्होत्रा परिवार ने गोद ले लिया, लेकिन तुम्हारे खून में सिंघानिया परिवार का ही खून बहता है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसकी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। आध्या ने धीरे से कहा, आर्यन, अभी सच या झूठ सोचने का समय नहीं है। पहले शहर को बचाना होगा। टाइमर रात के 12:15। अरमान ने आर्यन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अगर आज हमने साथ नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल तक आर्यन चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अरमान का हाथ पकड़ लिया। दोनों कंट्रोल पैनल के सामने खड़े हो गए। विक्रम को पुलिस ने जबरदस्ती आगे लाया। उसका अंगूठा पहले स्कैन हुआ, फिर आर्यन ने अपना हाथ स्कैनर पर रखा। स्कैनिंग। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। टाइमर रात के 12:07। रात के 12:06। रात के 12:05। अचानक स्क्रीन हरे रंग में बदल गई। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। नैना ने तुरंत लाल लीवर नीचे खींच दिया। पूरे बनकर में तेज कंपन हुआ। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। फिर एक लंबी बीप सुनाई दी। सिस्टम शटडाउन कंप्लीट। टाइमर रात के 12:01 पर रुक गया। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल सबने राहत की सांस ली। आध्या दौड़कर अरमान के गले लग गई। अरमान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कबीर हंसते हुए बोला, लगता है इस बार मौत भी तुम दोनों की मोहब्बत से हार गई। सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन विक्रम अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर अरमान की भौहें सिकुड़ गईं। विक्रम ने धीरे से कहा, तुमने शहर बचा लिया, लेकिन मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। विक्रम की मुस्कान देखकर अरमान समझ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इसे तुरंत हाई सिक्योरिटी जेल ले जाइए। 2 पुलिसकर्मी विक्रम को लेकर बाहर जाने लगे। तभी विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। अरमान, क्या तुम्हें लगता है मैंने अपनी आखिरी चाल अपने पास रखी होगी? अरमान रुक गया। क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी आखिरी चाल पहले ही चल चुकी है। उसी समय विवान का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस में भीषण आग लग गई है। पूरा टॉप फ्लोर आग की लपटों में घिर चुका है। अरमान तुरंत बाहर की ओर भागा। फायर ब्रिगेड को सूचना दो। 20 मिनट बाद सिंघानिया ग्रुप का मुख्यालय। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। कर्मचारियों को बाहर निकाला जा चुका था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड रोते हुए अरमान के पास आया। सर, सब लोग बाहर आ गए, लेकिन मिस्टर शर्मा अंदर रह गए हैं। अरमान चौंक गया। कौन मिस्टर शर्मा? आध्या के बड़े भाई आदित्य शर्मा। आध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, उसे याद आया, आज आदित्य एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस आए थे। अरमान ने बिना एक पल गनवाए जलती हुई बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। आध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी अभी आपकी जान बची है। आप अंदर नहीं जाएंगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। वो तुम्हारा भाई ही नहीं, अब मेरा भी परिवार है। इतना कहकर वो आग की लपटों के बीच बिल्डिंग के अंदर चला गया। आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, लेकिन अरमान बाहर नहीं आया। अचानक पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। फायर ऑफिसर चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो, बिल्डिंग किसी भी पल गिर सकती है। आध्या की धड़कनें रुक सी गईं। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और उसी क्षण ऊपरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा।
धूल और धुएं का विशाल गुबार पूरे इलाके में फैल गया। आध्या की चीख निकल गई। अरमान! धूल का गुबार धीरे धीरे छटने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फायर ब्रिगेड के जवान मलबा हटाने में जुट गए। आध्या की आंखें लगातार उस इमारत को खोज रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। अरमान, कृपया वापस आ जाइए। अचानक मलबे के बीच एक हाथ दिखाई दिया। कोई जिंदा है, एक फायरमैन जोर से चिल्लाया। सभी लोग दौड़ पड़े। कुछ मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद मलबा हटाया गया। सबसे पहले आदित्य शर्मा को बाहर निकाला गया। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। आध्या दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची। भैया! डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में पहुंचाया, लेकिन अरमान अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आध्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मलबे के अंदर से किसी की धीमी आवाज आई। यहाँ फायर टीम फिर से अंदर घुसी। कुछ देर बाद उन्होंने अरमान को बाहर निकाला। उसके सिर पर चोट थी, हाथ बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने अपने शरीर से आदित्य को ढक रखा था। इसी वजह से आदित्य की जान बच गई थी। अरमान! आध्या दौड़कर उसके पास पहुंची। अरमान ने मुश्किल से आंखें खोलीं। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैंने वादा किया था ना, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। आध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब बस, बहुत हो गया। अब आपको सिर्फ अपनी नहीं, हमारी भी जिंदगी का ख्याल रखना होगा। अरमान मुस्कुराया। ठीक है, अब से हर सांस सिर्फ तुम्हारे नाम। उसी समय विवान भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था। सर, आग हादसा नहीं थी। हमने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है। आग लगाने वाला पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसने आग लगाने से पहले एक कॉल किया था। अरमान ने पूछा, किसे? विवान ने स्क्रीन अरमान की तरफ कर दी। कॉल रिकॉर्ड में जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सावित्री सिंघानिया। आध्या ने अविश्वास से सावित्री जी की तरफ देखा। सावित्री जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुम सबको एक ऐसा सच बताना है जो मैंने 20 साल से छिपाकर रखा है। अस्पताल का कमरा, पूरा माहौल खामोश था। सबकी नजरें सावित्री जी पर टिकी थीं। अरमान ने धीरे से पूछा, माँ, ये सब क्या है? सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अरमान का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन एक सच छिपाया जरूर था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री जी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले तुम्हारे पापा और विक्रम साथ मिलकर कंपनी चलाते थे, लेकिन विक्रम का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने कंपनी के करोड़ों रुपए गायब कर दिए। जब तुम्हारे पापा को इसका पता चला, उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। अरमान ध्यान से सुन रहा था। उसी रात विक्रम मेरे पास आया। उसने कहा, अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी, उद्धरण चिन्ह ... तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। आध्या ने धीरे से पूछा, फिर आपने क्या किया? सावित्री जी की आवाज भर आ गई। मैं डर गई थी। मैंने पुलिस से झूठ बोल दिया ताकि तुम्हारी और अरमान की जान बच जाए। लेकिन विक्रम वहीं नहीं रुका। वह सालों तक छिपकर हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश करता रहा। अरमान की आंखें नम हो गईं। माँ, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री जी रो पड़ी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम नफरत में जियो। मैं चाहती थी तुम एक सामान्य जिंदगी जियो। तभी इंस्पेक्टर कमरे में आए। मिस्टर सिंघानिया, अभी अभी जेल से खबर आई है। सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। विक्रम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। उसने करण की हत्या, रिया की हत्या, कंपनी में आग और राघव को इस्तेमाल करने की बात भी मान ली है। अरमान ने राहत की सांस ली। उसे लगा आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर की अगली बात ने सबको फिर चौंका दिया। लेकिन पूछताछ के दौरान विक्रम बार बार एक ही नाम ले रहा था। अरमान ने पूछा, कौन?
इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। ब्लैक किंग, विक्रम कह रहा है, वो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड आज भी आजाद है। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अरमान ने आध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो गया, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शायद अभी शुरू ही हुई थी। 3 दिन बाद अरमान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सभी लोग सिंघानिया मेंशन लौट आए। कई दिनों बाद घर में पहली बार सुकून का माहौल था। शाम को सावित्री जी ने पूरे परिवार के लिए डिनर रखा। आध्या अपने हाथों से सबको खाना परोस रही थी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, अब तो अरमान भाई पूरी तरह बदल गए हैं। पहले तो पानी भी खुद नहीं मांगते थे, अब आपकी एक मुस्कान पर सब कुछ भूल जाते हैं। सब हंस पड़े। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो वरना मिठाई नहीं मिलेगी। कमरे में हंसी गूंज उठी। डिनर के बाद आध्या बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पीछे से अरमान आया। उसने बिना कुछ कहे आध्या के कंधों पर एक शॉल रख दी। ठंड लग जाएगी। आध्या मुस्कुराई। अब आपको मेरी इतनी चिंता रहने लगी है। अरमान भी मुस्कुरा दिया। पहले भी थी, बस समझने में देर हो गई। आध्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जो बीत गया उसे यहीं छोड़ देते हैं। अब हम सिर्फ अपनी नई जिंदगी जिएंगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। एक वादा करो। कैसा वादा? चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। आध्या ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी उंगलियों में फंसा दिया। 7 फेरों में जो वादा किया था वो पूरी जिंदगी निभाऊंगी। दोनों कुछ पल चुपचाप चांद को देखते रहे। उसी समय नीचे गेट पर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से काले सूट में एक आदमी उतरा। उसने गार्ड को एक छोटा सा काला लिफाफा दिया। ये मिस्टर अरमान सिंघानिया को दे देना। इतना कहकर वह बिना अपना नाम बताए चला गया। कुछ देर बाद गार्ड वह लिफाफा लेकर अंदर आया। सर, ये आपके लिए आया है। अरमान ने लिफाफा खोला। अंदर एक काला शतरंज का राजा किंग रखा था, साथ में एक चिट्ठी। उसने चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विक्रम हार गया लेकिन खेल अभी बाकी है। ब्लैक किंग। अरमान और आध्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे कि अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था।